टू ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, हाउ आर यू। प्रोबेबिलिटी के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि पहली एक्सरसाइज आपकी हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका जवाब दिया जाएगा। ओके जी, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। आज के दो टॉपिक मेन हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कल हमने पढ़ा था कि हम जब निकालते हैं पी ए अपॉन बी तो वो वाला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। या हम निकालते हैं पी बी बाई ए तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब जो हम निकालेंगे, अब हम ये वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे हम पी ए इंटू पी बी बाई ए से। मतलब मैं इसको इधर ले गया और मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये इंटरसेक्शन होता क्या है, देखिए दो इवेंट हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बोथ इवेंट हैपन, ठीक है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और तरीका ये होगा। हालांकि एक तरीका और होगा हर क्वेश्चन को करने का, लेकिन वो तरीका 11th क्लास का होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ नहीं होगा, बट हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनाया मैंने एक, जब दो इवेंट होंगे, इवेंट ए और इवेंट बी। तो मैं एक बार रिवाइंड कराता हूँ आपको कि मैंने जो बताया वो बताया कि अगर दो इवेंट हैं ए और बी और मुझे दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले निकालूंगा मैं पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद पहले इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा अगर दो इवेंट हैं तो। अच्छा जी, अगर तीन इवेंट हैं तो मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना हो। इसका मतलब तीनों इवेंट होने चाहिए, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, तीनों हैपेंड हो। तब फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या हुआ, पहले ए के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर ए के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर ए और बी दोनों के होने के बाद सी के होने की प्रोबेबिलिटी। उससे हमारा आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों इवेंट होने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब एक तरीका, मतलब एक फॉर्मूला तो ये काम आएगा, एक कंसेप्ट ये काम आएगा, एक कंसेप्ट और काम आएगा कि अगर मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ये तो बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने आपको पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू 0, और अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं तो हमारा होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। तीसरा इवेंट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें क्या होता है, इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर मुझे दो इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो पहले मैं निकालूंगा पी ए, फिर निकालूंगा पी बी, फिर निकालूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर मैं पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा क्या वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो इवेंट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, और नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई। केवल तीन फॉर्मूले हैं जो आज की लेक्चर में काम आएंगे, ठीक है। बाकी जो 11th में कल जो मैंने बताया था वो तो सारे काम आने ही आने हैं, लेकिन जो 12th के हैं कंसेप्ट ये काम आना है, ठीक है जी। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है एन अर्न। अर्न का मतलब पता है क्या होता है, अर्न का मतलब होता है बैग, मतलब सिस्टर्न टाइप, एक बैग, एक सिस्टर्न। उसमें 10 ब्लैक बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं। तो ब्लैक बॉल तो हैं मेरी 10 और वाइट बॉल हैं मेरी 5। मैंने दो बॉल निकाली हैं फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि मैंने दो बॉल निकाली हैं एक एक करके और रिप्लेस नहीं किया। रिप्लेस नहीं करने का मतलब क्या होता है, मेरे बैग में यहाँ पे 15 बॉल हैं, 5 वाइट हैं और 10 ब्लैक हैं। मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, जो बॉल निकाली मैंने उस बॉल को इसमें वापस नहीं रखा। इट मीन्स यहाँ पे अब 14 बॉल रह जाएंगी। इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन आर ब्लैक। ठीक है जी। अब देखो बोथ शब्द आया तो मैंने कहा था बोथ इवेंट हैपेंड,
मैंने आपको याद दिलाया था बोथ इवेंट हैपन का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इवेंट ए को मान लूँ फर्स्ट ब्लैक बॉल और मैं इवेंट बी को मान लूँ सेकेंड ब्लैक बॉल, तो पहले मैं निकालूंगा, मुझे दो चीज़ चाहिएंगी, एक तो मुझे चाहिएगा पी ए, एक चाहिएगा मुझे पी बी बाई ए। तो पी ए का मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें से पहली बॉल निकालूं जो ब्लैक हो तो वो पी इवेंट ए होगा। ब्लैक है 10, टोटल है 15, तो ये हो गई पी ए। अच्छा जी, अब बात करते हैं पी बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए इवेंट हो चुका और ए इवेंट होने के बाद बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पहली ब्लैक बॉल मैं इसमें से निकाल चुका। जब मैंने पहली ब्लैक बॉल निकाल ली तो बॉल रह गई 14। उन 14 ब्लैक बॉल में से ब्लैक कितनी बची जी बताओ ज़रा? ब्लैक बची 9 और वाइट बची 4। तो अगर मैं इनमें से 4 नहीं 5 बची वाइट, तो सॉरी माय बैड। तो अगर मैं इन 14 बॉल में से एक ब्लैक बॉल निकाल लूँगा तो प्रोबेबिलिटी आएगी 9/14। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई और मुझे इसकी निकालनी है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी पी ए इंटू पी बी बाई ए, यानी कि 10/15 इंटू 9/14। सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये आ गया मेरा 3/7। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, बट इट इज़ फॉर 11th क्लास। अगर मैं इस क्वेश्चन को 11th क्लास में होता तो मैं कहता जी 10 में से 10 ब्लैक बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, मुझे 2 बॉल निकालनी है, दोनों ब्लैक होनी चाहिए। तो मैं करता 10c2/15c2, ये मेरा आंसर आता और ये आंसर बिल्कुल इसी से मैच करेगा। आप चाहो तो सॉल्व कर ले सकते हैं। 10c2 होता है 10 इंटू 9/2, 15c होता है 15 इंटू 14/2, 2 से 2 कट गया, 5 से कटा 2, 3, 3 से कटा 3 और ये कटा 7, 3/7 आ गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है बिकॉज यू हैव टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। सेम क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। आपके पास 3 कार्ड निकाले हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ, इतने कार्ड हो गए। चलो जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। तो अब की बार मुझे 3 इवेंट बनाने पड़ेंगे, ए बी और सी, और मुझे फिर से निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों इवेंट होने चाहिए। तो मैंने इवेंट ए को माना फर्स्ट किंग, इवेंट बी को माना सेकंड किंग और इवेंट सी को माना थर्ड एस। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और मुझे उसमें से एक किंग निकालना है, तो आपको पता है जो 52 कार्ड्स होते हैं, एक बार मैं ब्रीफली कर देता हूं। 52 कार्ड्स के 4 पार्ट होते हैं, 13, 13, 13 और 13। ये होते हैं स्पेड, ये होते हैं क्लब, ये होते हैं डायमंड और ये होते हैं हार्ट। ये दोनों ब्लैक कलर की, ऐसे देख रहे हो आप, दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। हर एक 13 पत्तों में क्या क्या होता है? एक तो होता है एस, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, एक होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हर एक में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये जो 3 कार्ड होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड, ठीक है, और ये जो होते हैं ये नंबर्ड कार्ड होते हैं। चलिए जी, तो हम कहाँ थे? हम थे, अगर मैं 52 कार्ड्स में से एक पत्ता निकालूं और उसमें से निकालूं किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बता सकते हो मुझे इसमें टोटल किंग कितने हैं पूरे 52 पत्तों में? यस, यू गेस राइट, 4 हैं, क्योंकि एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें है। तो मेरी पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। सिंपल है बिल्कुल। अब बात करते हैं पी बी बाई ए। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ पता है आपको? ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, वो होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। मैं तीनों वैल्यू निकालूंगा अलग अलग और यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पी ए मैं निकाल चुका। नाउ वी हैव टू फाइंड पी बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
ए इवेंट हो चुका, यानी कि पहला किंग निकल चुका, और देखो उसमें लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब उसने जो पत्ता है वो वापस नहीं रखा। तो वापस नहीं रखा इसका मतलब अगर किंग निकल चुका है तो किंग कितने रह गए होंगे? अब मुझे दोबारा भी किंग निकालना है, मुझे सेकंड भी किंग निकालना है। तो अगर मैंने एक किंग निकाल लिया तो किंग रह गए 3 और टोटल पत्ते रह गए 51, तो ये हो गया 3/50। नाउ पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों इवेंट हो चुके और दोनों इवेंट होने के बाद मुझे सी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सोचो अगर 2 किंग निकल चुके तो पत्ते टोटल कितने रह गए? 50, और मुझे थर्ड निकालना है एस। यार जब 2 किंग निकले हैं तो एस तो अभी भी 4 ही होंगे ना उसमें, तो इसलिए एस तो 4 होंगे, टोटल पत्ते 50 होंगे, बस तीनों वैल्यू पुट करनी है। 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 13, ये हो गया 17, और ये हो गया 2 और 25, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने बताया था आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, है ना? तो जब मुझे 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो मैं प्रूव करूंगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर ऐसा हो गया तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। तो इवेंट ई पहले तो कह रहा है ए डाई इज थ्रोन कह रहा है, तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस तो बन गया मेरा 1 2 3 4 5 6, और वो कहता है इवेंट ई है द नंबर अपीयरिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब इवेंट ई जो हो गया वो 3 और 6 हो गया, क्योंकि 2 ही मल्टीपल होते हैं। इवेंट एफ है नंबर अपीयरिंग इज इवन, इवन हो गए 2 4 6, राइट? तो मैं अब ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेता हूँ साथ साथ, इन दोनों में कॉमन आ रहा है केवल 6। तो जब मैं पी ई निकालूंगा तो वो आएगा 2/6, क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, टोटल 6 हैं। जब मैं पी एफ निकालूंगा तो आएगा 3/6, और जब मैं पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट है 1/6। अब ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/6। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि पी ई इंटू पी एफ क्या आ रहा है भाई। तो मैंने जब 1/2 इंटू 1/3 किया तो 1/6 आ गया, जो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया। इट मीन्स आई कैन से दैट E and F are independent. तो you will say E and F are independent. क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। अब की बार क्या कह रहा है वो? अब की बार कह रहा है वो, पहले तो कह रहा है वो एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। इस बार डाई को 2 बार फेंका, तो एस मेरा जो बनेगा वो बनेगा 1 1 1 2 1 3 से 1 6 तक, ऐसे ही बनेंगे 6 6 तक, 36 एलिमेंट्स बनेंगे, राइट? अच्छा जी, इवेंट ए कह रहा है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो ऑड नंबर का फर्स्ट थ्रो का मतलब है, एक काम करते हैं, इसका पूरा सैंपल स्पेस ही बना लेते हैं, तो आपको ना समझने में क्लियर होगा, आसानी बढ़ेगी समझने में। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये बन गया मेरा सैम्पल स्पेस। नाउ ही इज आस्किंग इवेंट ए। तो मैंने आपको पूरा सैंपल स्पेस इसलिए बनाया है कि मुझे अगर ए इवेंट निकालना होगा तो मैं रेड कलर से इवेंट करूंगा, और पहली डाई पे ऑड आना चाहिए, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो ऑड में पहले पे 1 भी आ सकता है, पहले पे 3 भी आ सकता है, और पहले पे 5 भी आ सकता है। इसका मतलब ए के हो गए 18 एलिमेंट्स। बात समझ में आई? क्लियर है ना? अच्छा, इसका बनाऊंगा नहीं मैं, बस लिख दूंगा 1 1 1 2 से 1 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, और 5 1 से 5 6 तक। ये हो गए इवेंट ए। अब इवेंट बी की बात कर लेते हैं। इवेंट बी में कह रहा है वो ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर, तो सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आएगा तो सेकेंड पे 1 भी आ सकता है, सेकेंड पे 3 भी आ सकता है, और सेकेंड पे 5 भी आ सकता है। ये बन गया इवेंट बी। तो इसको लिख लेते हैं 1 1 2 1 से लेके 6 1 तक, 1 3 से लेके 6 3 तक, और 1 5 से लेके 6 5 तक। ठीक है जी, तो 2 इवेंट आ गए। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो मैंने आपको फिगर इसलिए बनाई कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यार इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। दिख रहा है? यस, एक तो कॉमन, जहाँ रेड और ग्रीन दोनों आ रहे हैं वो कॉमन है,
ये जो गोले बना रहा हूँ मैं, दीज आर कॉमन एलिमेंट्स इन दीज इवेंट ए और इवेंट बी, है ना। तो वो आ गए 1 1 1 3 1 5, 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 3 5 5। तो ये बन गया इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं निकालूंगा पी ए 18 एलिमेंट थे, पी बी इसमें भी 18 एलिमेंट्स थे, और पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, उसमें 9 एलिमेंट्स थे। अब मैंने चेक किया, ये आया 1/2, ये आया 1/2, ये आया 1/4। तो मैंने पी ए इंटू पी बी निकाला तो वो आ गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ गया, जो कि पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। हैंस दे इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, एक और लेते हैं इंडिपेंडेंट का। लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली इवेंट ई। पहले 3 कॉइन का सैंपल रेशो बनाते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, सैंपल रेशो बनाते हैं। 3 कॉइन सैंपल 8 बनते हैं, पता है ना। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। ये बन गया सैंपल स्पेस। अब इवेंट ई की बात कर लेते हैं। 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो इवेंट ई साफ साफ नज़र आ रहा है, 3 हेड्स और 3 टेल्स। चलो जी, तो बन गया इवेंट एफ एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो तीनों हेड भी हो सकते हैं और 2 हेड भी हो सकते हैं, बस 4 एलिमेंट बनेंगे। ये बन गया इवेंट एफ एटमोस्ट 2 हेड्स। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन होती है। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी, और 0 हेड भी लिया जाएगा। इसका मतलब बस ये वाला एलिमेंट नहीं लिया जाएगा, बाकी सारे लिए जाएंगे, राइट। सारे लिख लेते हैं। अच्छा, जब मुझे चेक करना है कि इन तीनों पेयर में से कौन कौन से इंडिपेंडेंट हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेता हूँ। यानी कि इसमें से और इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है। हाँ जी, एक कॉमन आ रहा है, एच एच एच। फिर हम निकाल लेते हैं एफ इंटरसेक्शन जी। इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है जी, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे 3 एलिमेंट्स, ये भी कॉमन है, ये भी और ये भी। अब निकाल लेते हैं जी इंटरसेक्शन ई। इसमें केवल ये कॉमन है, टी टी टी। ठीक है जी। अब निकालते हैं पहले पी ई। इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2/8। पी एफ इसमें 4 एलिमेंट हैं, 4/8। पी जी इसमें 7 एलिमेंट हैं, 7/8। पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/8। पी एफ इंटरसेक्शन जी 3/8 और पी जी इंटरसेक्शन ई 1/8। अब चेक कर लो आप खुद चेक करो, मैं ओरली करा रहा हूँ, करना आप अपने आप। मैंने किया पी ई और पी एफ को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1/4 इंटू 1/2 1/8 आ गया, जो कि इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये वाले इंडिपेंडेंट हैं। अब आ जाओ दूसरे पे, 1/2 और 7/8 इसके इक्वल नहीं आएगा, तो नहीं है। फिर ये इंटू ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। तो केवल ई और एफ ही इंडिपेंडेंट हैं, बाकी सब नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगले 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहला है प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ नॉट। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है वो ये मतलब कह रहा है कि अगर ई और एफ दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ई और एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। कुछ नहीं करना है आपने। तो अगर उसने ये तो गिवन है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हमें गिवन है पी ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। ये तो क्लियर हो गया, ये तो गिवन है। अच्छा, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, और मुझे प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ नॉट के। ठीक है, क्लियर है ना, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, कल के लेक्चर में वापस जाओ, हो सके तो वीडियो पॉज करके बताओ मुझे कि इसका फॉर्मूला क्या था। अगर आपने याद कर लिया दैट इज़ वेरी गुड, वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला था पी ई इंटू पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। याद आया? चलो जी, अब देखो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी,
तो ये आ गया पी ई माइनस पी ई इंटू पी एफ, क्योंकि इसके दे रखा है हमें। अब मैंने पी ई कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस पी एफ, और मैंने कल बताया था आपको 1 माइनस पी एफ क्या होता है, पी एफ नॉट। तो इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, जो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात और, अगर आप चाहो ये फॉर्मूले याद ना करने तो एक तरीका और भी है। अगर आपको वेन डायग्राम बनाने आते हैं तो सारे फॉर्मूले आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। कैसे कह रहा हूँ मैं, अगर मैं आपसे बोलूँ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इवेंट ई तो हो लेकिन एफ ना हो, है ना। तो अगर मैं ई बनाता हूँ और एफ बनाता हूँ तो इसका मतलब ई इवेंट तो होना चाहिए। ये मैंने ई ले लिया, ये एफ ले लिया, तो ई तो होना चाहिए, ई तो हो गया जी। और एफ नहीं होना चाहिए, तो एफ के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एफ के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी एफ के अलावा सारा एरिया। अब मुझे दोनों का निकालना इंटरसेक्शन, तो मैंने देखा रेड और ब्लैक एरिया में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। तो अगर मैं कॉमन एरिया शेड करूँ तो कॉमन एरिया मेरा ये वाला आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये आएगा कैसे, ये आएगा मैं पूरे ई में से एफ, इसको इंटरसेक्शन को माइनस कर दूंगा, मैंने यही करा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना, ये दे रखा है हमें। अच्छा, एक ये शब्द है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इस शब्द जब भी आएगा इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। याद कर लो, इसे कहीं भी लिख लो, चाहो तो नोट करते जाकर ऐसी बात है। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, या मैं करूँ ए और बी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ए यूनियन बी। तो मुझे पी ए यूनियन बी प्रूव करना है 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने लगाया फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का, तो वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला सुना ही है, पहला फॉर्मूला लिखा कल मैंने आपको। अब इसकी वैल्यू ये पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। अब मैंने इन दोनों में से पी बी कॉमन ले लिया। पहला काम तो ये किया कि मैंने इन दोनों में से पी बी कॉमन लिया। दूसरा काम मैंने साथ साथ ये भी कर दिया कि मैंने पी ए को लिख दिया 1 माइनस पी ए नॉट, होता है ना। तो 1 माइनस पी ए नॉट को तो मैंने ऐसे लिख दिया, और प्लस पी बी मैंने कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए पता कितना होता है, पी ए नॉट, वेरी गुड। तो 1 माइनस पी ए नॉट प्लस पी बी इंटू पी ए नॉट। अब मैंने इन दोनों में से फिर पी ए नॉट कॉमन ले लिया, माइनस के पी ए नॉट, अंदर बचेगा 1 माइनस पी बी, और वो होता है पी बी नॉट। तो मेरा आंसर आ जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। बात समझ में आई। और हमें यही प्रूव करना है, देख लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एन एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, then the box is approved. Otherwise, it will be rejected. Find the probability that the box containing 15 oranges, out of which 12 are good, 3 are bad ones. What the approve the sale? चलो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है कि हम जब ऑरेंज का बॉक्स, संतरों का बॉक्स बेचने जाएंगे तो एग्जामिनी जो है वो 3 ऑरेंज निकालेगा एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर वो तीनों सही होंगे तब वो उसे सेल के लिए अप्रूव कर देगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। अब वो कहता है कि मैं एक पेटी लेके गया जिसमें 15 ऑरेंजेस थे, उसने 3 ऑरेंज निकाले। उन 15 में से मुझे पता है कि 12 अच्छे हैं और 3 बैड हैं, ठीक है। और मुझे उसको अप्रूव कराना है। अप्रूव कराने का मतलब हुआ मुझे, इसका मतलब 3 ऑरेंज निकालने हैं और वो तीनों गुड होने चाहिए। तो मैंने इवेंट 3 मान लिए, ए बी सी। इवेंट ए माना मैंने फर्स्ट गुड ऑरेंज, इसे माना सेकंड गुड ऑरेंज, इसे माना मैंने थर्ड गुड ऑरेंज। अब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, मुझे निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले वाला आ गया, इसका फॉर्मूला लिखवाया था पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले पी ए निकाल लेते हैं भाई। अगर मुझे निकालने हैं कि इनमें से 15 में से 12 गुड हैं और 3 बैड हैं, मैंने पहला निकाला और वो गुड निकाला, तो गुड कितने हैं 12, तो 12 अपॉन 15। क्लियर हो गया। तो अब जो ऑरेंज निकाला मैंने उसे वापस नहीं रखा, क्योंकि लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, लिखा है ना,
विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है। तो जब मैं पी बी बाई ए निकालूंगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं पहला गुड ऑरेंज निकाल चुका, और पहला गुड ऑरेंज निकालने के बाद मुझे दूसरा गुड ऑरेंज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 11/14। क्यों? क्योंकि जब मैंने एक गुड ऑरेंज निकाल लिया तो गुड बचे 11, टोटल इवेंट ऑरेंज बचे 14। अब बात करते हैं पी सी अपॉन इंटरसेक्शन बी की। इसका मतलब हुआ कि 2 गुड ऑरेंज निकाल चुका और मुझे तीसरा गुड निकालना है। अब तो आपको पता ही हो क्या करना है। इसका हो जाएगा 10/13, बस तीनों वैल्यू पुट कर दी। 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, 2 इवेंट दे रखे हैं मुझे। पी ए दे रखा है 1/2, पी ए यूनियन बी दे रखा है 3/5, और पी बी की वैल्यू पी दे रखी है। मुझे पी निकालना है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो मैंने बताया था जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, 0। तो फॉर्मूला बताया था मैंने कल आपको, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस सबकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 3/5, पी ए की दे रखी है 1/2, पी बी की पी दे रखी है, इसकी 0 हो जाएगी। तो पहले आंसर आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे 6 माइनस 5/10 यानी कि 1/10। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब मैं सेकंड पार्ट निकालूंगा, सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो वो चाहते हैं कि मतलब पहले में मिक्स है। नहीं, पहला पार्ट अलग था, उसका आंसर ये आ गया। अब दूसरा पार्ट मुझे दोबारा स्टार्ट करना है, यानी दोबारा मुझे ये चीज़ गिवन है और दोबारा से मुझे गिवन है इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट में क्या बताया था मैंने आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगाऊंगा और इस बार इसको लिख दूंगा पी ए इंटू पी बी। तो मेरा आ जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस, इसको लिखा मैंने पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 1/2, पी तो p माइनस p/2, ये p/2 बचेगा, ये बचेगा 3/5 माइनस 1/2, इसका आ जाएगा 1/10। तो p की वैल्यू आ गई 1/5। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आप अपना आप करिएगा। पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूँ, वो होता है पी ए इंटू पी बी। अच्छा जी, पी ए मेरा है 0.3, ये है 0.6, मल्टीप्लाई करके आएगा 18, 0.18। ऑलराइट, तो मेरे पास तीनों चीज़ आ गई। अब ये मैं बता दूँ क्या क्या है, फिर आप अपना निकालिएगा। पी ए एंड बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। यार तो मैंने निकाल ही दिया यार, चलो जी। अच्छा, पी ए और बी का मतलब बताया था मैंने आपको ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबकी पता है मुझे, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। अब आ जाओ इस पर, ए एंड नॉट बी। इसका मतलब है ए तो हो लेकिन बी ना हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मुझे पी ए पता है और ये पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब आ जाइए नीदर ए नॉर बी। ये कल के लेक्चर में बताया था मैंने, जब ए नाइदर ए नॉर बी या नन कुछ भी होता है तो इसका मतलब होता है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो जो आपका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का आंसर आएगा उसे आपने 1 में से माइनस करना है, तो आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसलिए नहीं कराया कि आसान है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, बस प्लस मार्क्स में गलती मत करना। नेक्स्ट है, अ डाइस टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। मैंने एक डाई को 3 बार थ्रो किया, इसका मतलब जो मेरे सैंपल से बनेगा उसमें 216 इवेंट बनेंगे, लेकिन मैं तो नहीं बनाने का, 216 बनाने का मतलब नहीं भाई, पागल हो जाऊंगा। तो मैं कुछ और सोचूंगा। इसका मतलब है ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन 3 बार में से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं उल्टा सोचूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 बार टॉस किया मैंने तो ऑड नंबर कितनी बार आ सकता है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। अगर मैंने एक डाई को 3 बार टॉस किया तो उसमें ऑड नंबर कितनी बार आ सकता है। सिंपल सी बात है, या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। अब सोचो, एट लीस्ट वंस ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों मुझे निकालने हैं, यानी कि मुझे तीनों को प्रोबेबिलिटी प्लस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है।
तो अगर मैं इन चारों की प्रोबेबिलिटी के पास सम 1 है और मुझे तीनों निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल 0 पर निकालूंगा और उसे 1 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरी एटलीस्ट 1 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 बार ऑड नंबर आया, मतलब एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया, इट मीन्स तीनों बार इवन नंबर आया। तो मैंने इवेंट ए माना फर्स्ट इवन नंबर, इवेंट बी माना सेकेंड इवन नंबर और इवेंट सी माना थर्ड इवन नंबर। ठीक है, अब मैंने निकाला पहले पी ए फर्स्ट इवन नंबर, तो इवन नंबर 3 होते हैं, 2 4 6 टोटल 6 होते हैं, तो 3/6 पी बी बाई ए निकालूंगा जब, तो इसमें ना जब मैंने पहला इवन नंबर आ चुका तो उस बात से सेकंड वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार डाई थ्रो करी उसमें इवन आ गया, तो जब मैं सेकंड बार डाई थ्रो करूंगा तो उसमें जो फर्स्ट बार आया था उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं ना। इसलिए ये भी 3/6 होगा और पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी भी 3/6 होगा। तो मैंने निकाला पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों बार इवन नंबर की, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 आ गया, तीनों बार इवन नंबर लाने की, और मुझे कम से कम एक बार ऑड नंबर लाना है, तो मैं करूँगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 1 माइनस 1/8 7/8 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 बॉल निकाली है मैंने, 10 ब्लैक हैं 8 रेड हैं। नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है इसके बाद। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, तो ब्लैक बॉल हैं मेरे पास 10 और रेड बॉल हैं 8, और ध्यान से देखिएगा विद रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने पहली बॉल निकालूंगा उसे वापस रखने के बाद दूसरी बॉल निकालूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बॉल थी बाद में उतनी ही बॉल हो जाएंगी हर बार। तो मैं निकालता हूँ इवेंट ए मानता हूँ फर्स्ट रेड, इवेंट बी मानता हूँ सेकंड रेड, क्योंकि दोनों रेड निकालनी है, तो पी ए आएगा, रेड कितनी है 8/18, और पी बी बाई ए भी 8/18 आएगा, क्योंकि बॉल मैंने वापस रख दी है। तो पहले पार्ट में मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए, बस वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, सेकंड पार्ट है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक सेकंड इज रेड, तो मैं फर्स्ट पार्ट जब करूँगा उसका अलग बिल्कुल सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इवेंट ए मानूंगा फर्स्ट ब्लैक और इवेंट बी मानूंगा सेकंड रेड। तो पहले पी ए निकालूंगा फर्स्ट ब्लैक, ब्लैक थी 10 10/18, फिर पी बी बाई ए सेकंड रेड निकालूंगा विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा 8/18, क्योंकि रेड निकालनी है। अब क्या, फिर निकालूंगा पी इंटरसेक्शन बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज़ रेड, इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि पहली बॉल कौन सी है दूसरी बॉल कौन सी है, तो मुझे दोनों केस लेने पड़ेंगे। पहले लूँगा मैं पी फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक प्लस फर्स्ट ब्लैक, है ना, एंड सेकेंड रेड, बस इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुका हूं। तो ये आई थी मेरी 10/18 इंटू 8/18। अब सोचो इसकी क्या आएगी, कुछ नहीं होगा, ये यहाँ आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, काम एक ही है, मतलब 8/18 इंटू 10/18, दोनों सेम वाली है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 8/18 इंटू 10/18, ये मेरा आंसर आ गया। सॉल्व तो कर दोगे आप। ठीक है जी, अगला लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का। लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग इंडिपेंडेंटली ए एंड बी। अच्छा, पी ए दे रखा है मुझे 1/2, पी बी दे रखा है मुझे 1/3, और इंडिपेंडेंट है इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी में निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगा 1/6। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे, बोथ ट्राई द सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। ध्यान से सुनो कि अगर मैंने सपोज करो 2 आदमी हैं, 2 आदमी को मैंने प्रॉब्लम दी अपनी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इस बात के कितने मतलब निकलते हैं जी? इसके मतलब निकलते हैं ए ने कर दी प्रॉब्लम सॉल्व, बी ने नहीं करी, या बी ने कर दी ए ने नहीं करी, या दोनों ने कर दी। तो इसका मतलब हुआ कम से कम एक ने तो करी दी, तो इसका बताया मतलब क्या होता है एटलीस्ट वन का, ए यूनियन बी। तो पहले पार्ट में मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो फॉर्मूला पता है आपको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 3 - 1 4/6, यानी 2/3 मेरा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब
एग्जैक्टली एक बच्चे ने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो इसके दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तरीका तो ये है कि आप वेन डायग्राम बना लो, और अगर ए ये है, बी ये है, तो अगर एग्जैक्टली ए ने करी तो यानी कि मैं ये एरिया निकालूंगा प्लस ये एरिया, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो दोनों को ऐड का मतलब कैसे करूंगा मैं इस पूरे को, इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी में से ये वाला पार्ट निकाल दूँ तो ये आ जाएगा। तो पहला तरीका हो गया पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी में दे रखा है, मतलब आ गया 2/3 और ये आ गया 1/6, तो मैं इसका निकाल लूँगा 6, 4 - 1 3/6 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड तरीका ऑर्थोडॉक्स तरीका है कि अगर एग्जैक्टली एक ने ही काम किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने किया तो बी ने नहीं किया, या बी ने किया और ए ने नहीं किया। तो पी ए 1/2 नॉट बी 2/3 प्लस पी बी 1/3 और पी ए 1/2, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 1/2, इसका भी आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। क्लियर है? अच्छा, एक तरीका और है, वैसे तो एक ही तरीका है, मतलब एक ही बात है। अगर मैं इसका फॉर्मूला पुट कर दूं ये वाला, तो ये फॉर्मूला क्या पता क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी इंटरसेक्शन बी। आप इससे भी कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले हुए एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? चलिए, ये हुई सेकेंड एक्सरसाइज, एनसीईआरटी करनी है आपने, और अगली एक्सरसाइज में फिर मिलूंगा मैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।